नमस्कार दोस्तों, अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स की संडे फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि क्लास 1 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से बेसिक्स हमारे रूल्स होते हैं। जैसे कि गोल्डन रूल थे रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। अब और आपको इसके बारे में मैंने बताया था कि जब भी हम बात करते हैं अकाउंट्स की तो ये गोल्डन रूल्स बहुत अच्छे काम आते हैं। अब इसके बारे में आपको मैंने पहले बताया था विस्तार से। कुछ कुछ के सवाल आए थे मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि यूट्यूब पर कमेंट का ऑप्शन उस समय काम नहीं कर रहा था, इसलिए। तो मेरी आशा है कि उन सवालों का मैं जवाब वीडियो के और क्लास के एंड में ही दे पाऊँगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखें और समझें कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंट्स के बारे में किस तरह से हमें बिगिनर्स। देखो, एक बात तो ये है कि सबसे पहले जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं इस समझने में, रूल्स को, बेसिक्स को। लेकिन जो बच्चे आर्ट साइड के हैं और साइंस साइड के हैं उनके लिए ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि उनको ये बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि उनकी फील्ड अलग फील्ड के हैं। तो उनके संग ये भी समस्या है कि किस तरह से वो समझे कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ किस तरह से आएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से एग्जाम्पल बता के, जिससे कि उनको अपने पढ़ने का फ़ायदा मिले। तो मैं क्लास शुरू करता हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। क्लास 2 आज डेट हो गई हमारी 30 नवंबर। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो हमने पहले बात की थी रियल अकाउंट्स और आपके पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट जो भी है उनको हम किस तरह से अकाउंटिंग में हमें फ़ायदा मिलेगा। तो एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। हम 2 4 5 एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि आपको एंट्री करने के लिए ये क्या ऐसे होगा कॉन्सेप्ट, उस तरह से समझेंगे। पहले सवाल बनाते हैं फिर करते हैं। सबसे पहले सवाल बनाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। हम लिखेंगे इसके अंदर कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, राम ने 2000 रुपये का फर्नीचर नकद खरीदा। ठीक है, अब एक हमारा सवाल जनरेट हो गया कि राम ने 2000 का फर्नीचर नकद खरीदा। तो पहले तो बात ये कि जो ये मिस्टर राम है इनका कोई ना कोई बिजनेस होगा, उसी में तो हम बात करेंगे अकाउंट की। तो अब बात आई कि ये एंट्री का किस तरह से डेबिट होना है और क्रेडिट होना है। तो पहले तो आप ये कैश कीजिए, नगद यानी कैश, नगद यानी हो गया कैश। ठीक है, फर्नीचर क्या हो गया आपका एसेट्स। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई इसमें डाउट वाली बात मत होनी चाहिए। रियल अकाउंट ये वाला हो गया एसेट्स। अच्छा, कैश क्या हो गया, ये भी रियल अकाउंट है। जैसे आपको पहले भी बताया था मैंने कि रियल अकाउंट इस तरह से। अब एंट्री पास क्या होगी, हमने पहले इस रूल क्या था रियल अकाउंट्स का। रियल अकाउंट्स का रूल था व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा, जो आ रहा है वो डेबिट होगा। तो अब डेबिट क्या होगा इसमें, हम पे क्या आया, हम पे आया फर्नीचर आया। तो फर्नीचर को हम करेंगे डेबिट।
देखिए स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत इसी आपके लिए आसान रहेगा एंट्री को समझना। तो हमने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट दिया है ना, डेबिट 2000 टू टू किसे करेंगे हम, कैश अकाउंट को। तो कैश इन हैंड 2000। और नरेशन डालना आपको मैंने बताया था पहले भी कि नरेशन डालना बहुत मैंडेटरी रहता है, बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि आपको जो भी रीडर है आपकी बुक को पढ़ने वाला वो बहुत कंफर्टेबल रहता है कि जो काम हुआ वो किस तरह से हुआ, इसलिए आपको नरेशन डालना बहुत जरूरी है। हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। अब हम पे कोई बिल नंबर भी मिलेगा तो बिल नंबर डाल देंगे, वाइड बिल नंबर मान लो 26 और डेट कर लो आपस में आप 16 अक्टूबर 25। अब मैंने सवाल थोड़ा सा अधूरा लिखा था, मैंने वहां पर बिल नंबर और बिल डेट नहीं डाली थी, तो आप ये मान सकते हैं कि सवाल के अंदर बिल नंबर और बिल डेट इस तरह से है। तो एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 और कैश इन हैंड 2000 से क्रेडिट। अब देखो आप दो बात मेरा पहले यहाँ पे लिखा है, अब फिर लिख देता हूँ कि रियल अकाउंट ये हो गया और कैश इन हैंड भी रियल अकाउंट है, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम मैच होकर चल रहा है कि रियल अकाउंट्स और में जो डेबिट है वो क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और पकड़ते हैं। तो हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। हमने लिखा इसके अंदर कि दुकान खर्च के 500 नकद भुगतान किया। हम डेट डाल देते हैं 15 नवंबर 25। अब दुकान खर्च, अब दुकान खर्च हमारा क्या है, तो आप समझिए दुकान खर्च पहले तो बात हमारा जो रूल था नॉमिनल अकाउंट का कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो सब डेबिट होते हैं, है ना, और जो इनकम्स होती हैं और इनकम और गेन वो होते हैं क्रेडिट। तो दुकान खर्च ये खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये रियल अकाउंट नहीं है, और ना ही पर्सनल, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में किसी का नाम आता है और रियल अकाउंट में कोई एसेट होती है, ये ना एसेट है ना किसी का नाम है, तो ये क्या होगा, ये आपका रहेगा केवल एक खर्चा जो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट दुकान खर्चे, तो हम इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। तो खर्चे को हम डेबिट करेंगे और पैसे किसने दिए, नगद, यानी कि नगद लिखा है ना, नगद भुगतान किया। तो जो नगद भुगतान किया कैश में, तो कैश का जो पेमेंट किया है वो हमारा इसमें क्या होगा, कैश इन हैंड क्रेडिट होगा। रूल्स क्या है रियल अकाउंट का, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा, और जो आया क्या आया तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ रियल अकाउंट इसमें अप्लाई नहीं हुआ, तो इसमें क्या अप्लाई हुआ, नॉमिनल अकाउंट। जो ऊपर वाला सवाल था वो रियल अकाउंट दोनों थे, यहाँ पे एक नॉमिनल आ गया एक रियल आ गया। अब कहोगे सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी दो नॉमिनल आ सकते हैं या दो पर्सनल अकाउंट आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। ये जो 3 रूल है, ये 3 रूल पे इस पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। तो आप ये 3 गोल्डन रूल्स को अच्छे से याद कीजिए, और जो भी डाउट्स हो
आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज जिन लोगों के आए, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों का फीडबैक देख के कि आप लोग बड़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि देखो ख़ास तौर से जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो इजी रहता है ये टास्क पढ़ना, पर जो बच्चे साइंस के और आर्ट साइड के हैं उनके लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, किस तरह से समझें, किस तरह से करें। तो उन्हीं के लिए ये चीज़ समझाई जा रही है। देखिए, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको तो ये है कि आप अपना कॉन्सेप्ट, अगर कोई डाउट है तो उसमें आप अपना ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपका कॉन्सेप्ट का डाउट नहीं है, जिसमें आपको क्लियर है, वो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो आर्ट साइड वाले हैं और कॉमर्स और जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत रहती है, उनके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। और ज़्यादातर स्विच इसलिए करते हैं वो कॉमर्स लाइन में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में उतना बेनिफिट नहीं दिखता। और मैंने कई लोग देखे हैं जो आर्ट साइड से या कॉमर्स साइड से नहीं हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी फील्ड अकाउंट की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव मिला उनको और काम सीख के काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। और प्रॉब्लम तो सबके पास आती है, मैं नहीं कह सकता कि सबके साथ परफेक्ट हो जाएंगे वो लोग, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं और सीखते भी हैं। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का ये सवाल था है हमारा, उसे हम पूरा करते हैं। तो दुकान खर्च को हम बोलते हैं शॉप एक्सपेंसेस। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे शॉप एक्सपेंसेस डेबिट। कितने से हुआ? 500। इसके बाद हमने क्रेडिट किसे किया? कैश इन हैंड को। कैश इन हैंड को हमने 500 से क्रेडिट कर दिया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसके अंदर बीइंग कैश पेड फॉर शॉप एक्सपेंसेस। और आप इसमें लिख सकते हो, अगर आपके पास डिटेल हो, आपने लिखा कि दुकान में खर्च। अब बहुत सारे क्या होता है कि हेड खुले होते हैं, जैसे कुछ जगह टी एंड फूडिंग यानी चाय पानी का खर्चा होता है, कुछ जगह कोई कस्टमर आया उसके लिए खर्चा हुआ। तो अब क्या है कि आपको ये देखना है कि किस हेड के अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है। खर्चों के आप मल्टीपल हेड बना सकते हैं, खर्चों के मल्टीपल हेड मैटर नहीं करता। कैश तो एक ही रहेगा, कैश चेंज नहीं होता है। तो जो भी आपको यहाँ पे खर्चा हुआ, माना पता है कि शॉप एक्सपेंसेस किस चीज़ का है, आप कहोगे साहब शॉप एक्सपेंसेस, तो हमने साहब जो कुछ भी खर्चा हुआ दुकान का वो डाल देते हैं। क्योंकि कुछ जगह क्या होता है कि ज़्यादा हेड नहीं खोले होते, कुछ जगह केवल जनरल एक्सपेंसेस खोला हुआ है, एक शॉप एक्सपेंसेस खोल दिया, या कुछ जगह केवल जनरल एक्सपेंसेस खोल देते हैं बुक्स में। आप कहोगे सर कुछ जगह मतलब ये है कि कुछ बिजनेस क्या करते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे व्यापार होते हैं, वो केवल जनरल एक्सपेंसेज और मिसलेनियस एक्सपेंसेज में सब काम कर देते हैं। और कुछ होते हैं कि वो डेडिकेटेड हेड की, एक हो गया रिपेयर मेंटेनेंस का, एक होगा शॉप एक्सपेंसेज का। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइए, आपको बस ये समझना है कि कौन से खर्चे हमारे ऐसे हैं जिनको हमको किस में कहते हैं ना कैटेगराइज करना है, बस वही समझना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो नॉमिनल में कौन से हैं खर्चे? अब शॉप एक्सपेंसेज हो गए, आपने लिख दिया शॉप एक्सपेंसेज दुकान के खर्चे, अगर पता है तो डाल दो खर्चे, और नहीं पता तो शॉप एक्सपेंसेज खत्म काम। कुछ जगह जनरल एक्सपेंसेज होते ही नहीं है। अब उसने कहा कि दुकान में या और टी एंड फूडिंग चाय पानी खर्चा भी होता नहीं है, वो कहते हैं सारा खर्चा शॉप एक्सपेंसेज हम मानते हैं, चाय पानी जितना भी होगा सब कुछ उसमें कर दिया। उस वाले भी केस में भी शॉप एक्सपेंसेज, तो दुकान के खर्च के पैसे इस तरह से। चलो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, नहीं इसकी डिटेल नहीं खोलते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि हमें अभी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल डालना पड़ेगा इसमें, बजाय इसके इसको चलाएं। अब इसमें ये कौन कौन से अकाउंट हुए? देखो, जो शॉप एक्सपेंसेज है ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। बहुत ध्यान से करो, देखो इसमें ना ये चीज आपको प्रॉब्लम बाद में कर सकती है। मैंने कई बार देखा है कि उल्टी एंट्री पास हो गई, यानी कि डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया, जान के नहीं अनजाने में हो जाता है। और कभी कभी कॉन्सेप्ट का मिसकंसेप्शन होता है ना कि उसमें डाउट हो गया, तो यहाँ पे हो गया नॉमिनल और कैश इन हैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।
यहाँ पे स्पेस कम है तो साफ कर देते हैं इसको। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। कैश पेड फॉर न्यू कार $5,000 to ABC Limited। कैश पेड कर दिया हमने न्यू कार के लिए ABC लिमिटेड, यानी कि ABC लिमिटेड कोई जो न्यू कार जो कार होती है ना, कार बेचने वाली कंपनी है जो कार बेचती हैं। जैसे आप जानते हो मारुति की कार हैं और होंडा की कार हैं या हुंडई है, तमाम ब्रांड्स हैं। तो उसने क्या किया, जो क्योंकि मैंने से पहले भी कहा था कि कैपिंग है कैश के अंदर 10,000 की, तो आपको 10,000 से ऊपर कैश पेड नहीं करना पर डे में। अब आप कहोगे सर कि पर डे में 10,000 पे कैश पेड नहीं करना, तो और इसकी लिमिट भी है कैश की, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल मैं इतना लेकर बता रहा हूँ कि कैश में हम पे कैपिंग है 10,000 रुपये खर्च करने की। तो अभी हम इस बारे में इतनी बात करते हैं कि कैसे आगे बढ़े। तो मैंने 5,000 रुपये ABC लिमिटेड को दे दिए कैश पेड। आप कहोगे सर बाकी बाकी पैसे दिए होंगे बैंक के थ्रू, उसके बारे में भी इसी सवाल में ऐड करते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट लेके चलना, और डाउट उसमें होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री पास करेंगे पहली इसकी कि देखो उसमें दो आए बंदे, एक तो कैश हुआ, दूसरा एक पार्टी। अब जो ये कौन सा हो गया, ये हो गया पर्सनल अकाउंट, ये आपका रियल पे है। तो रियल अकाउंट हो गया और ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब ये पर्सनल अकाउंट है और रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल तो आपको याद है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो ABC लिमिटेड है ये क्या है, पर्सनल अकाउंट में एलिजिबल होते हैं, तो इन पर रूल क्या अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर। तो ये रिसीवर है तो ये डेबिट किए जाएंगे। क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट होगा आपका कैश इन हैंड। तो हमने सवाल करते हैं इसका क्या, ABC लिमिटेड डेबिट। अच्छा, हम अकाउंट ये थोड़ा सा बता दूं आपको मैं कि हम किसी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते। जैसे ABC लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, जो पूरा नाम वो नाम डालते हैं, उसके आगे अकाउंट वर्ड थोड़ा सा नहीं लगाते, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लगता है, इसलिए नाम के आगे अकाउंट लिखते। जैसे हमने लिखा शॉप एक्सपेंसेस था, हमने उसमें अकाउंट नहीं लिखा, उन्होंने को अकाउंट तो है वो लेजर का बकेट होता है पर उसमें लिखते नहीं है। तो नाम के आगे जैसे राम अकाउंट नहीं, राम डेबिट, इससे हो जाएगा। ऐसे इसमें था ABC लिमिटेड डेबिट, ठीक है। कितने से होगा, 5,000 से। टू किसे हम करेंगे क्रेडिट, इसके अंदर कैश को, कैश इन हैंड 5,000 being 5,000 paid for new car। अच्छा, अब आप कहो कि सर बाकी का सवाल भी करवा दो, ये वाला सवाल तो अधूरा है। हाँ भाई, कार का एडवांस दिया है अब, और उसके आगे के सवाल के लिए फिर ये है कि बैंक से पेमेंट किया होगा। मान लीजिए 10 लाख की कार है, 10 लाख की कार मान लीजिए,
तो 10 लाख की कार हुई, तो हमने 5,000 यहाँ पे दे दिए, तो 9,95,000 है ना। तो इसमें हम कर लेते हैं क्वेश्चन 3 का ही एड ऑन कर लेते हैं, क्वेश्चन 3A। इसमें हम क्या लिख देते हैं कि 9,95,000 पेड बाय RTGS। टर्म्स को मैं और आपको डिफाइन कर दूंगा। RTGS को फुल फॉर्म बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। 9,95,000 पेड बाय RTGS, और ये RTGS बैंक के थ्रू होता है, तो इसमें कोई डाउट मत रखना। तो RTGS 9,95,000 पेड बाय RTGS टू ABC लिमिटेड। तो वो भी एंट्री पास कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आपको ये एंट्री समझ में आ जाएगी। हमने इसमें क्या लिखेंगे, ABC लिमिटेड डेबिट 9,95,000 टू बैंक अकाउंट। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, हम बैंक अकाउंट में अगर कोई बैंक हमारी है जो हमको नाम, जैसे एक ही बैंक है तो बैंक अकाउंट चल जाएगा। अगर नंबर ऑफ अकाउंट बैंक के कि PNB भी है, कैनरा भी है, HDFC भी है, यस बैंक भी है, जितने भी बैंक है उन सबका नाम फिर हम अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे कि हमें याद रहे। वरना हम बैंक अकाउंट में फिर जाके बार बार ढूंढना पड़ेगा, ये यस बैंक थी, या ये HDFC थी, या ये स्टेट बैंक थी, कोई भी। इसलिए अपने बैंक अकाउंट 9,95,000। इसकी भी डायरेक्शन से हमारी जाएगी बीइंग, मैं लिख ही देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बीइंग अमाउंट ट्रांसफर शॉर्ट में करें, ये ट्रांसफर TRF, ट्रांसफर वाइड। एक टर्म होता है UTR, UTR होता है, UTR नंबर होता है जो कि RTGS करते समय एक जनरेट होता है। आप जो UPI करते हो, UPI करने के बाद एक रेफरेंस नंबर होता है, जनरेट होता है, वो समझ लीजिए वो हुई। उसी तरह से RTGS में भी UTR नंबर जनरेट होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि UTR नंबर क्या है, ये इसका रेफरेंस नंबर है। जैसे आप किसी को चेक इशू करते हैं, चेक इशू करते समय जो आप एक आपका नंबर होता है, चेक नंबर, वो नोट करते हैं अपने पास। क्योंकि आप कहोगे सर इसकी क्या रेलेवेंस है। रेलेवेंस इसकी ऐसे है कि आप माना आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए RTGS के द्वारा, और वो कहे कि पैसे भी आए नहीं है। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा टाइम लेट हो जाता है, तो ज़्यादातर पार्टी क्या देती है, आप हमको UTR नंबर सेंड कर दीजिए, हम अपनी बैंक में बात कर लेंगे। तो वो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से पेमेंट करके जो पार्टी है वो अपनी बैंक में जाके UTR नंबर देगी, और वो वहाँ से उस पेमेंट को ट्रैक कर लेगी। तो वहाँ की बैंक बता देगी कि पेमेंट इन प्रोसेस है, कंफर्म होती है आपको बता देंगे। तो UTR नंबर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया आपके किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे UPI में था रेफरेंस नंबर, वो भी आप समझ सकते हो कि वो एक UTR नंबर ही है। बस UTR नंबर आपको एक बिजनेस में दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर हम कम। अच्छा, एक आपको शायद एक चीज़ एग्जाम्पल से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे कि जैसे किसी के पैसे फंस जाते हैं। आपने देखा होगा किसी ने पेमेंट किया UPI के द्वारा, किसी भी प्लेटफॉर्म से किया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से किया, और मालूम पड़ा उसके पैसे फंस गए कि पार्टी वो कह रही कि मेरे पास पैसे नहीं आए। किसी ने 100 रुपये का सामान खरीदा, स्कैन किया QR कोड और पैसे ट्रांसफ़र कर दिए 100 रुपये, लेकिन वो बोला मेरे पास तो नहीं आए पैसे, ना उसके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया, ना उसकी आजकल मशीन बोल देती है कि आपका पैसे इतने आ गए, तो तमाम ऐप से जो बताते हैं कि पैसे आ गए, तो वो नहीं बोला। तो उसमें आप क्या करते हो, तो आप दुकानदार कहता है भैया पैसे मेरे पास तो आए नहीं है, या तो सामान वापस कर जा या फिर कैश दे जा। आप भी उस समय बड़े परेशान रहते हैं। आप उस समय क्या करते हैं, आप उस समय जाके एक शिकायत दर्ज करते हैं बैंक में आपकी कि मेरा फला जो पेमेंट किया था उसमें आप क्या डालते हैं, एक रेफरेंस आईडी डालते हैं। रेफरेंस आईडी जो जनरेट होती है, UPI जब भी पेमेंट करोगे तो एक रेफरेंस आईडी जनरेट होती है, आप वो नंबर डालते हैं
वो अमाउंट डाल दोगे, अपनी बैंक का नाम भी डाल सकते हो, आरबीआई भी यही साइट पे